हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है आपने इन साइकिल्स के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। जब आपने नेचुरल रिसोर्सेज वाला लेसन किया होगा तो उसमें आपने कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल ये सब पढ़ी होंगी। तो वही चीज़ों को हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। हमने ये देखा था कि कोई भी जीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको ग्रो करना है, रिप्रोड्यूस करना है या अपने बॉडी को अच्छे से चलाना है तो उसे लगातार न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये हमारी सॉइल में मौजूद रहते हैं। मतलब किसी भी टाइम आप मिट्टी का सैंपल लो तो आपको ये सारे तत्व उसमें मिल जाएंगे। तो इनको हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट की। ये मतलब हमेशा उसमें खड़े रहेंगे, उसमें मौजूद रहेंगे। बट ये हो सकता है कि अलग अलग इकोसिस्टम में इनकी मात्रा अलग अलग हो, या सीजन के अकॉर्डिंगली भी हो सकता है इनकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जो बात समझनी है वो ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कभी भी हमारे इकोसिस्टम से खत्म नहीं होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे ही इकोसिस्टम में बार बार रिसाइकल होते रहते हैं। मतलब हमारे इकोसिस्टम में बार बार बनते हैं, फिर बनते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की ये जो मूवमेंट है, मतलब जब हमारे इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स के द्वारा न्यूट्रिएंट्स मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। साइकिल शब्द का मतलब होता है कि जहां से कोई चीज स्टार्ट हुई है, जब पूरा सफर करके वो उसी जगह पे आके रुक जाती है या वहीं पहुंच जाती है तो उसको हम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बोलते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी हमारे इकोसिस्टम के अंदर बार बार घूमते रहते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स भी बोल सकते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं ये दो टाइप की होती हैं। ये गैसियस भी हो सकती हैं और ये सेडिमेंट्री भी हो सकती हैं। तो जो गैसियस वाली न्यूट्रिएंट साइकिल्स है वो है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। जो आपने देखा होगा, मतलब जो चीजें हमारी एटमॉस्फेयर में गैस के रूप में मौजूद रहती हैं उनकी साइकिल को हम गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। लेकिन जो तत्व हमारे यहाँ पे गैस की फॉर्म में न रह के किसी और चीज की फॉर्म में मौजूद रहते हैं, जैसे सल्फर और फास्फोरस, उन्हें हम सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो गैसियस साइकिल्स हैं वो तो हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में मौजूद रहती हैं, लेकिन जो सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं वो हमारी धरती की जो क्रस्ट है उसमें रहती हैं। और बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे सॉइल है, मॉइस्चर है, पीएच है, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें इस बात को कंट्रोल करेंगी कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी जल्दी रिलीज होते हैं। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में न्यूट्रिएंट्स कितनी स्पीड से आ रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर की अंदर क्या क्या कंडीशन है, यहाँ का सॉइल, मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर, ये सब चीजें कैसी हैं। तो यहाँ पे रिजर्वियर का फंक्शन ये होता है। रिजर्वियर का मतलब होता है जहां पे सारे न्यूट्रिएंट्स लास्ट में आके जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिजर्वियर का मतलब ये है कि अगर कभी इनफ्लक्स और ई फ्लक्स का रेट इम्बैलेंस हो जाए। इनफ्लक्स मतलब किसी चीज को अंदर डालना, ई फ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज को बाहर डालना। तो अगर हमारे, आप ये कहो कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है, मतलब उसकी मात्रा ज्यादा बाहर चलेगी और अंदर कम आई, मतलब किसी भी तरह का अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो जो रिजर्वियर है, मतलब वो एक तरह से स्टोर हाउस है, तो वो उस कमी को पूरा करता है। मतलब वो जो डेफिशिएंसी हुई है वो उसको पूरा करेगा। तो 11th में हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा था। अब आपके सिलेबस में दो ही साइकिल्स हैं, एक है कार्बन साइकिल और एक है फास्फोरस साइकिल। तो पहले हम कार्बन साइकिल की बात करते हैं। हमें पता है कि हमारी धरती पे जो एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है वो कार्बन है। यहाँ तक कि ऑर्गेनिजम्स का भी जो वजन है उसका 49% कार्बन से बना होता है। वाटर के बाद जो चीज हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कार्बन है। और अगर हम पूरी दुनिया के कार्बन की क्वांटिटी की तुलना करें तो 71% जो कार्बन है वो ओशियंस में, यानी कि जो बड़े बड़े समुद्र है उनमें मौजूद है। और उसी ओशियन से हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है उसकी मात्रा रेगुलेट रहती है। और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन का सिर्फ 1% अमाउंट ही मौजूद है। इसके अलावा जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जिसमें आपने कोयला, पेट्रोलियम पढ़ा होगा, जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं, उन सब में भी कार्बन मौजूद होती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर, ओशियन, लिविंग, डेड ऑर्गेनिज्म, हर एक चीज के द्वारा जो कार्बन है उसकी साइकिल चलती रहती है। मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर जो है वो भी कार्बन के अमाउंट को रेगुलेट रखता है। समुद्रों के अंदर कार्बन जो है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में होता है, वहां पर भी ये कार्बन के अमाउंट को फिक्स रखता है। जो लिविंग जीव है या जो मर जाते हैं उनके अंदर भी कार्बन है। तो मतलब ये सारी चीजें मिलकर कार्बन के अमाउंट को रेगुलेट करने की कोशिश करती है।
तो एक एस्टीमेट के अनुसार ऐसा देखा गया है कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही हम अपने बायोस्फीयर में हर साल 4 × 10⁻13 kg तक कार्बन को फिक्स कर सकते हैं, और उसमें से काफी सारा कार्बन का अमाउंट जो है वापिस हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है रेस्पिरेशन के द्वारा। इसके अलावा जो डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि जो अपघटक जीव हैं, वो भी जो भी मतलब गली सड़ी चीजें हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, वेस्ट मटेरियल है, उनकी प्रोसेसिंग करके कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आता है। तो मतलब चाहे कोई जीवित व्यक्ति है, वो रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कंट्रोल करेगा। जो अपघटक होते हैं, मतलब जो मरी हुई गली हुई चीजों से करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को रेगुलेट करके रखते हैं। अब कार्बन का कुछ अमाउंट ऐसा भी होता है जो सेडिमेंट्स यानी कि मिट्टी में चला जाता है या हट जाता है, या कई बार हम लकड़ी जंगल जलाते हैं या किसी ऑर्गेनिक चीज का जब जलन को मतलब घटाया जाता है या कहीं पे ज्वालामुखी फटता है, तो इन सब चीजों से भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो इसके अलावा आजकल जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है, मतलब हम लोगों ने भी जो काम किए हैं, उससे हमारी कार्बन साइकिल को बहुत ज्यादा प्रभाव मिला है, मतलब बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुई है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा तेज स्पीड से डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, और इसके अलावा एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज्यादा जलाते हैं। तो इन दोनों चीजों की वजह से ही हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। तो जिससे आप ये कह सकते हो कि थोड़ी सी जो कार्बन साइकिल है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो डिस्टर्ब हो गई है। इसी कार्बन साइकिल को आप देख सकते हो पेज नंबर 253 में एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर एक तरफ पानी दिखाया गया है, पानी में क्या होते हैं, कैल्केरियस सेडिमेंट्स की, मतलब कैल्शियम की फॉर्म में आपने देखा होगा शंख या शेल्स होती हैं, और कुछ कार्बन ऐसा जो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स की फॉर्म में मिट्टी में जमा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पेड़ दिखाए गए हैं, पेड़ों से फोटोसिंथेसिस होती है, तो पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरीके से जब कोई हर्बीवोरस एनिमल इन पेड़ों को खाएगा और वो रेस्पिरेशन करेगा, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। जब भी हम जंगलों को जलाएंगे, किसी लकड़ी को जलाएंगे या वहां या किसी फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो यहाँ पे यूटिलाइज जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कौन कर रहा है, एक तो उसको प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में चली जाएगी और पानी में जाके वो घुल जाती है और वहां पे जो शेल्स होती है उनको बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है या रेस्पिरेशन करता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है। तो मतलब इन सारी चीजों के द्वारा आप देख सकते हो कि जो कार्बन है वो हमारे एनवायरनमेंट में मेंटेन रहती है। ऐसी बच्चों अगली जो साइकिल हमारे को दी हुई है, वो दी हुई है फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, मतलब बायोलॉजी के मॉलिक्यूल्स की मेम्ब्रेन है या न्यूक्लिक एसिड की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उन सब में फॉस्फोरस पाई जाती है। आपने डीएनए आरएनए पढ़ा होगा, डीएनए आरएनए में हमने पढ़ा था कि इसमें 3 चीजें होती हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो मतलब वहां भी फॉस्फोरस प्रेजेंट थी। इसके अलावा बहुत सारे जीवों के जो कवच होते हैं, शेल्स होती हैं, बोन्स या टीथ होते हैं, वो भी फॉस्फोरस से बना होता है। अगर हम फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वेयर देखें, तो नेचुरली जो फॉस्फोरस है वो पत्थर में पाई जाती है, और पत्थरों के अंदर ये फॉस्फोरस फॉस्फेट की फॉर्म में मौजूद होती है। जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, मतलब रॉक्स टूट जाती हैं, तो फॉस्फेट का थोड़ा सा अमाउंट जो है मिट्टी में आ जाता है, और वहां से इसको प्लांट की जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके अलावा इसी मिट्टी में से इन पौधों को जब हर्बीवोरस या एनिमल्स खाएंगे, तो ये फॉस्फोरस उनमें चली जाएगी, और जब इन ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है या इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे, तो वो भी फॉस्फोरस रिलीज करके मिट्टी में ही ले आएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि कार्बन की तरह जो फॉस्फोरस है वो रेस्पिरेशन में रिलीज नहीं होती, मतलब वो गैस के रूप में रिलीज नहीं होती, इसलिए हम उसको सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं कि मतलब वो सिर्फ एक ही चीज में रिलीज होगी, वो होगी सॉइल। लेकिन जो आपका कार्बन था वो मिट्टी में भी आ सकता है, वो पानी में भी आ सकता है, या वो समुद्र में भी जा सकता है। और इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस है कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल में, वो ये है कि बारिश के द्वारा फॉस्फोरस बहुत ही कम आती है, मतलब बारिश के रूप में फॉस्फोरस हमारे वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में आती है, लेकिन कार्बन जो है वो ज्यादा आती है। दूसरा जो भी मैंने आपको बताया
कि फॉस्फोरस जो है कभी भी गैस के रूप में एक्सचेंज नहीं होगी। मतलब फॉस्फोरस जब भी होगी तो सॉल्ट की फॉर्म में होगी, मिट्टी से ली जाएगी, कभी भी वायुमंडल से वो नहीं ली जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे फॉस्फोरस साइकिल को एक मॉडल के द्वारा समझाया गया है। प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स ने खाया, फिर ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जब मर जाते हैं तो इनको डेट्रिटस खाएंगे, फिर डिकम्पोजिशन होकर वो मिट्टी के अंदर गलाना शुरू कर देंगे, मतलब मिट्टी में फॉस्फोरस चली जाएगी। इसके अलावा जब बड़े बड़े पत्थर टूटते हैं उनसे भी फॉस्फोरस मिट्टी में चली जाएगी। तो मतलब कोई भी क्रिया हो अल्टीमेटली फॉस्फोरस मिट्टी में ही जाती है, वायुमंडल में नहीं जाती। इसके बाद बच्चों जो आपका लास्ट टॉपिक आता है इस लेसन का वो है इकोसिस्टम सर्विसेज। अगर किसी भी देश का इकोसिस्टम हेल्दी है, अच्छा है, तो वहां पर हर चीज अच्छी होगी। मतलब वहां की इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से भी वो चीज अच्छी होगी, वहां का वायुमंडल, वहां का पर्यावरण भी अच्छा होगा, और एस्थेटिक गुड्स मतलब जो भी वहां पे सर्विसेज मिलेंगी वो सभी लोगों के हिसाब से होंगी, मतलब किसी को हर्ट नहीं करेगी। तो इकोसिस्टम प्रोसेसेस से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो जो चीजें हमें इकोसिस्टम से मिलती हैं उन्हें हम इकोसिस्टम सर्विसेज बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं का इकोसिस्टम अच्छा है तो वहां पे हवा भी साफ होगी, पानी भी साफ होगा, वहां पे बाढ़ आने की संभावना या सूखा पड़ने की संभावना भी नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स की भी अच्छे से साइकिलिंग होती रहेगी, वहां की मिट्टी जो है वो उपजाऊ होगी, वहां पे जंगली जानवर भी अच्छे होंगे, वहां की बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी, क्रॉप्स भी अच्छी होंगी, कार्बन भी अच्छा होगा, मतलब हर चीज अच्छी होगी। तो मतलब इकोसिस्टम अच्छा है तो एक देश की सारी चीजें अच्छी होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम से मिलने वाली जो हमारे को चीजें हैं, जो सहूलियत है, उसे हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। बट आप इसमें से किसी भी चीज को कीमत नहीं दे सकते, ये सारी चीजें नेचुरली हैं तो हमें फ्री में मिल रही हैं, तो हम इनको जो है रेट नहीं लगा सकते। लेकिन एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके कलीग्स, उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों ने अपनी प्रकृति को फॉर ग्रांटेड मान लिया। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें हर चीज प्रकृति से फ्री में मिल रही है तो हम उसकी कदर नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी सर्विसेज हमें अपने इकोसिस्टम से मिलती हैं, अगर हम उन पे प्राइस लगा दें, मतलब अगर हमें उन चीजों को खरीदना पड़े तो क्या होगा। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये सारी चीजें जो हमें अपनी प्रकृति से मिलती है, हवा, पानी, अगर हम इन चीजों पर रेट लगाना शुरू कर दें तो हम ये मान सकते हैं कि एक साल में हमारा 33 ट्रिलियन US$ का खर्चा है। कि मतलब हमें ये सब चीजें फ्री मिल रही हैं तो हम इनकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन अगर हमें ये सारी चीजें खरीदनी पड़े तो इनकी वैल्यू 33 ट्रिलियन डॉलर अ ईयर पड़ सकती है, और जो कि पूरे विश्व की जो GNP है उसकी लगभग डबल है। तो वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज की जो टोटल कॉस्ट है उसमें से 50% हिस्सा सिर्फ मिट्टी का है, कि मतलब मिट्टी की ही अगर हम कीमत लगाएं तो उसकी कीमत लगभग 50% बनेगी। उसके अलावा बाकी जो चीजें हमारे इकोसिस्टम में होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो रही है, उनका कंट्रीब्यूशन 10% से कम है। इसके अलावा जो हमारे इकोसिस्टम में क्लाइमेट रेगुलेट हो रहा है या वाइल्ड लाइफ का जो घर है, इसका कंट्रीब्यूशन 6% से कम है। तो मतलब समझने वाली बात यह है कि हमारा इकोसिस्टम नेचुरल है और ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर हम इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं तो एक तरह से हम अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें आज फ्री में मिल रही है हो सकता है आने वाले टाइम में हमें उसके लिए पे करना पड़े। तो इसलिए हमें समय रहते अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, जुडिशली यूज़ करना चाहिए। मतलब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, कि हमें विकास तो करना है लेकिन हमें अपनी प्रकृति को नष्ट नहीं करना, जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें बचाए रखना है। तो यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।